इस दुनिया में अगर हर एक इंसान अपनी कहानी लिखने लगे तो इस जहां में अच्छी कहानियों की कमी नहीं होगी। किसने कहा पता नहीं, मगर उसने बात बिल्कुल सटीक कही। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक ऐसी ही कहानी जो उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत में घटित हुई। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने अपने खेल के जुनून को जिंदगी की सभी खुशियों से परे रखा? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। रानीखेत में जब कभी फुटबॉल का इतिहास लिखा जाएगा तो यह नाम सबसे पहले लिया जाएगा, फुटबॉल बाबा। जी हाँ, यहाँ सभी उन्हें इसी नाम से जानते हैं। देखिए, जुनून मन की वो ऊर्जा है जो जीवन में संघर्ष को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ऐसे ही थे इदरीस बाबा, यानी कि मोहम्मद इदरीस बाबा, जिन्होंने जो अपने जुनून के कारण ही फुटबॉल का पर्याय बन गए। बाबा युवा काल में, यानी कि मैं बात करूं तो 1960 के दशक की, तो 60 के दशक में रानीखेत के जूली खेत में स्वर्गीय दुर्गादत्त भट्ट और स्वर्गीय देव सिंह भैंसवाड़ा जी के दोनों के मकान के बीच में सड़क किनारे फुटपाथ पर जूता साजी का काम किया करते थे। केवल जूता गांठने का, रापी पे जूता गांठने का काम करते थे। उस समय क्योंकि ये छावनी क्षेत्र है और छावनी में आप जानते हैं कि सेना के जवान रहते हैं, खेल कूद में भी आगे रहते हैं, तो वो जवान जो फुटबॉल से ताल्लुक़ रखते थे या फुटबॉल खेलते थे, अक्सर बाबा के पास आते थे अपने जो स्टड सिलाने के लिए, ठीक कराने के लिए। तो बाबा को एक कौतूहल था बाबा के अंदर कि ये किस तरीके से इन जूतों से खेला जाता होगा, जो फुटबॉल के जूते हैं जिन्हें हम आम भाषा में गटाम भी कहते हैं, तो इनसे कैसे खेला जाता है, कैसे। तो ये बाबा के अंदर एक कौतूहल जागता था। उसमें बाबा युवावस्था में थे, तो बाबा ने जब उनको पैरों में डाल के अक्सर बाबा देखा करते थे कि आखिर इनको कैसे पहना जाता है, कैसे खेलते हैं। थोड़े टाइम बाद बाबा के पास वो लड़के भी आने लगे जो फुटबॉल खेलते थे या फुटबॉल का शौक़ रखते थे। वो अपनी फुटबॉल की मरम्मत कराने के लिए बाबा के पास आते थे। तो बाबा का उनसे बड़ा याराना हो गया, दोस्ती हो गई फुटबॉल के कारण, क्योंकि बाबा जो एक फुटबॉल के प्रति लगाव जाग रहा था अंदर ही अंदर, वो लगाव के कारण उन लड़कों से दोस्ती हो गई और बाबा उनके साथ मैदान में जाने लगे। और धीरे धीरे बाबा मैदान में जब जाने लगे, उसमें खासकर एनसीसी मैदान में ये सब होता था, खेलते थे उस समय के लड़के, तो उनके संग एनसीसी मैदान में जब खेलने लगे तो धीरे धीरे बाबा जितने भी फुटबॉल के गुर होते हैं या कहें तकनीक होती हैं, वो समझने लगे। और जब ये समझ विकसित हुई तो बाबा खुद फुटबॉल के जो नए खेप आई, नए लड़कों की खेप आई, उन्हें बताने लगे कि भाई इस तरीके से, मतलब कहना चाहिए कि वो पूरे फुटबॉल का गणित समझ गए थे, किस तरीके से माइनस, किस तरीके से प्लस करना है। तो पूरा गणित वो समझ गए थे और उनको बताया करते थे लड़कों को कि किस तरीके से खिलाड़ी को छकाना है और किस तरीके से अपने अवसरों को, मौक़ों को गोल में तब्दील करना है। ये सब चीज़ें बाबा समझाने लगे थे। एक अजब बेताबी, एक बेचैनी हर एक के भीतर मौजूद रहती है, परंतु कोई इसे अपने शौक में तब्दील कर फकत बाबा बन युवाओं की जिंदगी संवारने में अपना सर्वस्व लगा दे तो वह इदरीस बाबा ही हो सकते हैं। तो बाबा एक तरीके से कहना चाहिए कि कोच की भूमिका में आ चुके थे खिलाड़ी के साथ ही, और इस खेल के साथ ही जब ये एनसीसी ग्राउंड में उनके संग सब लोग खेलते थे तो बाबा के दिमाग में विचार आया कि हमें एक टीम यहाँ बनानी चाहिए। और उस टीम को लेकर बड़ी उधेड़ बुन रही, काफ़ी चर्चा आपस में लड़कों से करते रहते थे। और ये 70 के शुरुआत की बात है, 70 के दशक की, कि एरो क्लब की स्थापना बाबा ने की। और इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है कि जब एनसीसी मैदान से खेलते हुए जब वो लौट रहे थे तो ईएमई वर्कशॉप के पास उनके साथ आज जो वरिष्ठ खिलाड़ी शहर में भी हैं, मुकेश शाह जी और प्रताप बिष्ट जी, तो ये उनके साथ थे। और जब ये लौट रहे थे तो ईएमई वर्कशॉप के पास जो नीचे मज़ार की ओर को रोड जाती है, तो वहाँ पर एक एरो लगा हुआ था। तो बहुत देर से उनकी बात चल रही थी कि नाम क्या रखा जाए अपनी टीम का और क्या संस्था का नाम, क्लब का नाम रखा जाए। तो एरो को देख के वहीं पर से विचार आया कि सबने मिलके कहा कि देखिए एरो है तो एरो ही क्लब रख दिया जाए। तो उस दिन से टीम का नाम एरो क्लब रखा गया। ये 70 के शुरुआती दशक की बात है, यानी कि 70-71 सन की बात है। एरो क्लब बनाने के बाद
एरो क्लब की धूम पूरे कहना चाहिए, उस समय तो हम संयुक्त प्रांत था, पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, तो कई जगह टीम गई, कोटद्वार, पौड़ी और भी बहुत सारी जगह, गाजियाबाद, मुरादाबाद, काफ़ी जगहों पर खेलने एरो की टीम गई। और एक तरीके से वो जो बेहतरीन टीमें होती हैं फुटबॉल की, उसमें शुमार हो चुकी थी अपने 5-6 साल के समय में ही। और 80 से 90 के दशक में तो बाबा एक तरीके से फुटबॉल का पर्याय बन गए थे, यानी कि उन्हें हर कोई हर क्षेत्र में पूरे प्रदेश में फुटबॉल के नाम से अगर पहचाना जाता था, अगर रानीखेत को कोई फुटबॉल के नाम से पहचानता था तो बाबा को पहचानते थे। तो बाबा के अंदर एक हसरत थी, बहुत समय से एक हसरत पल रही थी कि रानीखेत में एक प्रांतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट कराया जाए, प्रदेश स्तरीय फुटबॉल कराया जाए। तो रानीखेत में 1946 यानी कि आज़ादी से पहले 1946 से 1949 तक, यानी कि 3-4 साल राज्य स्तरीय यानी कि रानीखेत कप राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित होता था। लेकिन वो 3-4 साल आयोजन के बाद वो बंद हो गया और उसके बाद उसकी कहीं पर भी उसको आयोजन को लेके लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो बाबा के मन में ये हमेशा रहता था कि उस कप को एक बार पुनः शुरू किया जाए और उस कप को लेकर एक बड़ा आयोजन रानीखेत में किया जाए। तो ये बात 1993 की है जब बाबा ने इसको दोबारा से शुरू करने की सोची और स्वर्गीय गौरीलाल शाह की कोठरी से उस कप को ढूंढ कर लाए। उस रानीखेत कप जो तब से रखा हुआ था, आज़ादी से पहले का कप, स्वर्गीय गौरीलाल शाह जी के जो भाई थे नवीन शाह जी और जगदीश शाह जी, तो उनसे उन्होंने अनुनय विनय करके उस कप को हासिल किया और यहाँ पर 1993 में इस रानीखेत टूर्नामेंट को शुरू किया, रानीखेत कप फुटबॉल टूर्नामेंट को यहाँ पर एक शुरुआत की, जो कि 3-4 साल लगातार होता रहा और उसमें प्रदेश की नामी गिरामी टीमों ने शिरकत की। फुटबॉल के प्रति हद दर्जे की दीवानगी ने इदरीश में घर बार विवाह के प्रति विछोह पैदा कर दिया। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह फुटबॉल को समर्पित कर दिया। इस फकतपन के कारण उन्हें साथी बाबा कहकर संबोधित करने लगे। देखिए, एक सवाल हमेशा ये लोगों के जहन में रहता है और लोग ये बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि उन्हें बाबा क्यों कहा जाता था और बाबा क्यों कहा गया उनको। वो तो एक साधारण से खिलाड़ी थे, या कहें खिलाड़ी थे तो उन्हें कोच कहना चाहिए, अगर कोच थे तो कोच कहना चाहिए। लेकिन उनके जीवन में कुछ इस तरीके से घटनाक्रम रहा कि जब वो फुटबॉल से जुड़े, युवाओं, जैसा मैंने पहले बताया कि वो लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने जाने लगे, फिर बहुत सारी बारीकियाँ फुटबॉल की सीखी, उसके बाद वो दूसरों को ट्रेन करने लगे और एक लंबी खेप उन्होंने खिलाड़ियों की तैयार की। उस दौरान उनको कहना चाहिए फुटबॉल के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। एक कहना चाहिए कि एक अनुराग, एक लगाव उनका फुटबॉल के प्रति ऐसा था कि उनका परिवार के प्रति और ख़ासकर विवाह के प्रति विछोह उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने को पूरी तरीके से फुटबॉल के प्रति समर्पित कर दिया, या कहें कि फुटबॉल से ही एक तरीके का विवाह कर लिया, हम ये भी कह सकते हैं। तो एक फ़कत बाबाओं वाली ज़िंदगी जीने के कारण, क्योंकि उनका कोई घर परिवार की ओर ऐसा ध्यान नहीं था और उनके पिताजी भी उस समय बातू शेख उनके पिताजी थे और ये बड़ी बाजार में रहते थे। बातू शेख भी एक काफ़ी कहना चाहिए एक नामी गिरामी आदमी थे शहर के और उन्हें हर कोई जानता था। तो बातू शेख के ये 3 पुत्रों में से ये मझले पुत्र थे, बीच के पुत्र थे उनके। और लेकिन जब शादी नहीं की और पूरी तरीके से अपने को फुटबॉल को समर्पित कर दिया, दिन रात अपना अहरनिश फुटबॉल के प्रति इनका समर्पण रहा, तो इसलिए उनको लोग फ़कत बाबा ही कहते थे और वो बाबा के नाम से ही अपने यार दोस्तों में, अपने खिलाड़ियों में और जो उन्हें जानने वाले पहचानने वाले लोग थे वो बाबा के नाम से ही तब से जाने लगे। 1980 और 90 के दशक में बाबा फुटबॉल की कहानी के ऐसे नायक बन गए जिसमें हार न मानने की जिद अंतस में स्थायी रूप से भरी थी। यह उनका निस्वार्थ त्याग ही था कि उन्होंने अनेकों युवाओं को राज्य, देश व सेना की टीमों में चमकने का अवसर दिया। ऐसे खिलाड़ियों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने बाबा की बदौलत अपना करियर संवारा और राज्य और शहर और देश का नाम रोशन किया है। बाबा अपने अंतिम दिनों तक भी खेल से जुड़े रहे, फुटबॉल से जुड़े रहे और फुटबॉल को लेकर उनका जुनून अंतिम दिनों में भी कम नहीं हुआ। अंतिम टीम वो पौड़ी लेके गए थे और उसके बाद उन्होंने रानीखेत में भी एक बार राज्य स्तरीय एक अंतिम टूर्नामेंट कराया। छोटे छोटे बच्चों को लेके वो डांगड़ में भी खेला करते थे, क्योंकि अब जानते हैं कि रानीखेत में खेल के मैदान का अभाव है। इसके बावजूद उन्होंने कई राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए जो नेशनल स्तर पर खेले, कुछ नॉर्थ जोन खेले, कुछ कमांड स्तर पर खेले और कुछ स्टेट में लेवल पे भी खिलाड़ी खेले। यानी कि उन्होंने सेना को भी खिलाड़ी दिए, कुछ विभागों को भी खिलाड़ी दिए, अलग अलग विभागों से जो खेले बड़े स्तर पर, और नेशनल लेवल पे भी कई टूर्नामेंट
यहाँ के खिलाड़ियों ने खेले। रानीखेत उनकी इस जो उनका योगदान रहा इसे कभी भुला नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जैसे पुष्कर सिंह अधिकारी हैं, प्रताप सिंह बिष्ट हैं, दिनेश भैसोड़ा हैं और बिशन सिंह बिष्ट हैं और अब्दुल रिजवान हैं और अमन कनौजिया हैं जो 3 बार नेशनल खेले। इसके अलावा पंकज अधिकारी हैं और पंकज अधिकारी के साथ परमेश्वर कांडपाल हैं। ये दोनों जो लड़के थे ये संतोष ट्रॉफी खेले बाबा की बदौलत। ये सब बाबा के साथ सानिध्य में खेले हुए खिलाड़ी हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। और दीवान सिंह राणा हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो स्टेट लेवल पे भी खेले। जतिन जयाल हैं और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे। यानी कि 12-14 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो नेशनल स्तर पर जिन्होंने मतलब अपनी धमक दिखाई, जो नेशनल स्तर पर खेले हैं और बाबा ने उनको तैयार किया, मैदान में ले जाकर खिलाया और वो बाबा के संग खेलते खेलते वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो सेना को भी दिए हैं। तो बाबा का एक बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं कि रानीखेत में फुटबॉल को लेकर रहा है और इस योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। तो और स्कूल लेवल पे भी काफ़ी ऐसे स्कूल लेवल पे भी काफ़ी ऐसे खिलाड़ी आगे गए हैं, आगे बढ़े हैं जिन्हें बाबा ने ट्रेंड किया या बाबा ने वो कोचिंग दी और बाबा के साथ जो खेले हैं। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि बाबा की तो नहीं कह सकते, लेकिन रानीखेत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बाबा ने दी। बाबा का तो योगदान इसमें बहुत बड़ा कह सकते हैं। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब वाले दौर में बाबा ने युवकों के जीवन में बदलाव लाते हुए बताया कि फुटबॉल में भी कामयाबी और तरक्की के अवसर हैं। बाबा के बारे में हम कह सकते हैं कि बाबा यूँ तो पढ़े लिखे नहीं थे और मैं नहीं समझता कि कभी उन्होंने किताबों का या स्कूल का मुंह भी देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद कुशाग्र बुद्धि, मतलब उनकी बुद्धि इतनी तेज़ थी कि वो हरफन मौला कह सकता हूँ उन्हें कि हर चीज़ में वो तेज़ थे। और एक चलती फिरती वो एक शायरियों की या कि शेरो शायरियों की डायरी भी थे और हर बात को वो बड़े अपने अंदाज में कहते थे और उनका कहने का अंदाज़ और किसी पे व्यंग करने का अंदाज़ और किसी से बातचीत में किस तरीके से बातचीत करनी है वो अंदाज़ बड़ा निराला था। और वो अक्सर शेरो शायरी का बड़ा प्रयोग किया करते थे अपनी बातचीत में और उनको काफ़ी शायरियाँ तो उनको मुँह ज़बानी याद थी कि जिनका वो अपनी बातचीत में प्रयोग किया करते थे। बहुत सारी शायरियाँ थी। तो जब उनको ऐसा लगा कि जब उन्हें लगता था कि अब मुझे यहाँ सहयोग नहीं मिल रहा है रानीखेत में और इतना करने के बाद भी ना कहीं पर मुझे खेल मैदान का सहयोग मिल रहा है, ना कहीं पर इस तरीके से जो वो टूर्नामेंट करा रहे हैं उसमें कहीं सहयोग नहीं मिला। उल्टा वो हमेशा कहा करते थे कि शहर ने मुझे मार की है। यानी कि मार की एक वो शब्द था कि शहर ने मुझे बहुत पीछे किया है और हमेशा मुझे पीछे करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। ये उनके एक टीस उनके अंदर थी। तो हमेशा कहते थे कि अगर मौजें डुबो देती तो कुछ तस्कीन हो जाती, किनारों ने डुबोया है मुझे इस बात का गम है। या अक्सर वो इस शेर को भी कहा करते थे और बहुत सारे इस तरीके के शेर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि बाबा को मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो एक जीती जाती किताब थी और हमेशा शेरों शायरी किया करते थे। इसी तरीके से एक शेर अक्सर वो नेताओं के लिए कहा करते थे जो आज की राजनीति में लोग हैं। जब उन्हें लगता था कि ये राजनीति में जब हम इनको चुनाव लड़ाते हैं, जिताते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद ये हमें भूल जाते हैं और हमें क्या भूल जाते हैं यानी कि जनता को भूल जाते हैं। तो वो कहा करते थे कि बड़े कंजर हैं गुब्बारे जो अपनी औकात भूल जाते हैं, थोड़ी सी हवा क्या लगी अपनी औकात भूल जाते हैं। कुछ इस तरीके का एक शेर वो अक्सर गुब्बारों को लेके नेताओं पे किया करते थे। तो बहुत सारे इस तरीके की बहुत सारी शेर व शायरी वो कहा करते थे। 5 दशक से फुटबॉल का पर्याय बने रहे बाबा 12 सितंबर 2020 को सुपुर्दे खाक हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बाबा काफ़ी असहाय अपने को महसूस कर रहे थे। आर्थिक स्थिति उसमें काफ़ी नाजुक थी। यूँ तो उनकी पूरी ज़िंदगी आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक रही, कमज़ोर रही और अंतिम दिनों में वो अपने को काफ़ी असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन खिलाड़ियों का पूरे जो यहाँ थे उनका साथ था, सभी लोग उनकी सेवा में लगे थे। और 12 सितंबर को 2020 में उन्होंने उनका देहांत हो गया, उन्होंने अंत हो दिया बीमारी के बाद। और उस दिन जैसा कि मुझे लगता था, अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता था कि बाबा जिसका इतना योगदान इस शहर को रहा, फुटबॉल के प्रति रहा, खेलों के प्रति रहा, जिसने एक दिशा दी यहाँ के नौनिहालों को कि वो खेल की ओर बढ़ें, खेल करें, खेल की ओर जाएं और इधर उधर ना भटकें, तो उस व्यक्ति के प्रति इतनी कृतज्ञता इस शहर में देखी गई
मैंने उस पर एक लिखा भी था लेख कि कौन मरा, ये शहर, फुटबॉल या बाबा। इसमें आखिर मरा कौन? क्योंकि लगता ये था कि पूरा शहर ही एक तरीके से, जिस तरीके से संवेदनाएं मर चुकी थी इस शहर की, और इस शहर में जिस तरीके से चंद मुट्ठी भर लोग उनके जनाजे में शामिल हुए और उनकी मैयत में शामिल हुए, और वहाँ भी अस्पताल में जो इने गिने लोग उन्हें देखने आए अंतिम समय में, तो उसे देख के लगा कि इतना करने के बावजूद, इतना खिलाड़ी देने के बावजूद, फुटबॉल के प्रति उनका जो योगदान रहा उसे देखने के बावजूद, शहर के प्रति उनके योगदान को देखते हुए ये एक मतलब पीस देने वाली बात थी कि बहुत कम लोग वहाँ पर आए। तो मुझे लगता था कि इस शहर में उनको देखने लोग आएंगे, उनकी सेवा में लोग आगे आके खड़े होंगे, और उनके अंतिम दर्शन के लिए भी लोग बड़ी संख्या में जुटेंगे, ऐसा मुझे लगता था। जो उनका जिस तरीके का योगदान, दशकों का योगदान रहा था फुटबॉल के प्रति, लेकिन अंतिम समय में जिस तरीके का मंजर देखने को मिला, जिस तरीके का दृश्य देखने को मिला कि लोग आए नहीं और बहुत कम लोग उनके जनाजे में शामिल हुए, तो मुझे लगता था कि शहर बड़ा कृतज्ञ है। जिस व्यक्ति ने इतना सब कुछ हमें दिया, फुटबॉल में रानीखेत का नाम रोशन किया, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, उस व्यक्ति के जनाजे में या उसके अंतिम दर्शन के लिए बहुत कम लोगों का जुटना बड़ा ही खेदजनक था। तो बाबा को लेकर ऐसा नहीं था कि सभी लोग इस तरीके के थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बाबा के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। ऐसे ही अभी DSCL में कार्यरत हैं, दिल्ली में एक अच्छे पद पर हैं, मनीष जोशी जो उनके संग फुटबॉल खेलते थे, और अमित सेठ। इन्होंने एक बार बाबा को सम्मानित करने के लिए 50,000 का चेक उन्होंने बाबा को देने की इच्छा जाहिर की थी, और मुझे उनका आया भी था जवाब कि इस तरीके का एक कार्यक्रम हम रखना चाह रहे हैं। तो उस कार्यक्रम को रानीखेत ग्रैंड होटल में रखा गया था ताकि बाबा की उनको एक हेतु राशि दी जा सके, थोड़ी बहुत फौरी तौर पर उनकी मदद की जा सके, ऐसा उनका मानना था। तो उनके शिष्य रहे थे, उनके संग खेला था और बाबा के योगदान को वो देखते आ रहे थे। तो आज अच्छे पदों पर थे, तो उन्होंने एक 50,000 का चेक देने की योजना बनाई थी और एक कार्यक्रम रखा था। उसमें तत्कालीन विधायक भी उस समय के वहाँ पर मौजूद थे और अन्य लोग भी थे, मैं भी था। तो मैंने उस कार्यक्रम में एक मांग रखी थी कि जिस व्यक्ति का इतना योगदान रहा है, तो उनको कम से कम ये कोशिश की जाए कि उन्हें जो जिस सम्मान के वो हकदार हैं वो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। शहर में तो उन्हें छोटे मोटे सम्मान हम लोग दे ही चुके थे, चाहे वो पत्रिका की ओर से मैंने दिया या किसी अन्य ने दिया, लेकिन हम चाह रहे थे कि प्रदेश स्तर पर उन्हें द्रोणाचार्य सम्मान जरूर दिया जाना चाहिए। जिस तरीके का वो प्रशिक्षक थे, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। ये बात मैंने उस कार्यक्रम में उठाई थी, लेकिन वो बात कुछ ऐसी मानकों की और ये बातें करके उस बात को उस समय इस तरीके से भटका दिया गया, या कहें उसमें उस बात को पीछे कर दिया गया। हालांकि मैंने मांग रखी थी और ये होना चाहिए था। जिस व्यक्ति का इतना योगदान रहा शहर के प्रति, नहीं मैं कहूँगा प्रदेश में, और जिस तरीके से उन्होंने कमांड स्तर तक खिलाड़ी बढ़ाए, और या नॉर्थ जोन भी काफ़ी खिलाड़ी खेले, नेशनल खेले, प्रदेश स्तर पर खेले, तो इतने फुटबॉल खिलाड़ी जिसने दिए हों इस शहर में, उसको कम से कम एक द्रोणाचार्य पुरस्कार या इस तरीके का कोई खेल से संबंधित पुरस्कार राज्य स्तर पर मिलना चाहिए था, क्योंकि पूरे राज्य के खिलाड़ी थे। वो आज के राज्य के खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि जब उत्तर प्रदेश, हम संयुक्त प्रांत में जब रहते थे, तब के वो खिलाड़ी थे, और उन्हें यहाँ से लेके मुरादाबाद, गाजियाबाद, कहाँ उन्हें लोग जानते थे। और आज भी बाबा को जानते हैं, रानीखेत को जानते हैं, तो फुटबॉल को जानते हैं तो बाबा के नाम से जानते हैं। यानी कि बाबा एक तरीके से फुटबॉल का पर्याय बन गए थे। और आज बड़ा दुख होता है कि अंतिम समय में उनके बहुत कम लोगों का जुटना, बहुत कम लोगों का आना, ये बड़ा ही दुखद था। हालांकि एक सुखद बात ये रही कि अभी चंद दिनों पहले ही कुछ युवा खिलाड़ियों ने और यहाँ के खेल प्रेमियों ने और उनके संग खेले हुए कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों ने एक शुरुआत की, और यहाँ पर एक सद्भावना मैच यहाँ रानीखेत में आयोजित किया था एक सप्ताह का, और उसमें काफ़ी पुराने खिलाड़ी भी खेले थे। वो एक तरीके से बाबा के प्रति उनकी स्मृति में वो था और उनको याद करने का एक अच्छा अवसर था। और मैं चाहता हूँ, और सभी चाहते हैं इस शहर में, कि बाबा के नाम पे इस तरीके के निरंतर इस तरीके के आयोजन होते रहें, फुटबॉल टूर्नामेंट होते रहें, जिससे नए खिलाड़ी भी आगे आएँ और नई पीढ़ी भी आ गए। स्कूल स्तर पे भी इस तरीके के बाबा के नाम पे यहाँ प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए फुटबॉल की, ये हम सब चाहते हैं। मोहम्मद इदरीस बाबा ने रानीखेत को अनगिनत खिलाड़ी दिए, और बाबा के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता, ये बात भी सही है। रानीखेत को अनगिनत खिलाड़ी देने के अलावा बाबा के अंदर एक टीस हमेशा से रही कि रानीखेत में एक अदद खेल मैदान होना चाहिए और जिसमें यहाँ के खिलाड़ी खेल सकें, और इसके लिए उन्होंने दर्जनों नहीं सैकड़ों ज्ञापन शासन प्रशासन तक दिए, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आज बाबा को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि रानीखेत में एक अदद खेल मैदान होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बाबा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी, क्योंकि इस टीस को लेके बाबा ज़िंदगी भर जिए, यानी कि 40 साल 4 दशक
बाबा ने रानीखेत की फुटबॉल को दिए और उनके अंदर यही टीस रही कि फुटबॉल के लिए एक खेल मैदान होना चाहिए या अन्य खेलों के लिए भी एक खेल मैदान की यहाँ आवश्यकता है, और इसको लेके ये टीस उनके मन में ज़िंदगी भर रही। तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबा को यही होगी कि शासन, प्रशासन और यहाँ के खेल प्रेमी इस बात की पहल करें कि रानीखेत को एक अदद खेल मैदान मिले, और हो सके तो उस खेल मैदान का नाम बाबा की स्मृति में रखा जाए, बाबा के नाम से रखा जाए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उस महान प्रशिक्षक को, उस महान खिलाड़ी को और उस महान व्यक्ति को जिसने रानीखेत को फुटबॉल को बहुत कुछ दिया, रानीखेत को बहुत कुछ दिया, ये एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो।